हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे। आइए मैं इस क्लास को रिकॉर्डेड के हिसाब से ही आपके लिए लेके चलता हूँ। बेटा AS17 जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्या नाम है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइए सबसे पहले फटाफट से आप एक काम कीजिएगा, AS का नाम लिखिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग। मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है? और हम लोग इसमें 2 क्लास लगाएंगे, एक एक घंटे की लगभग। बहुत छोटा एएस है। इस एएस के अंदर देखा जाए तो लाइव क्लास में तो एक ही क्लास में खत्म हो जाता, लेकिन ये एक्चुअली थ्योरेटिकल एएस है। सर क्या मतलब? आइए जरा मैं बात शुरू करता हूँ। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके बेटे नाम में ही देखो क्या चीज इसके बारे में पता चलता है। सेगमेंट की रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना क्या मतलब सर? किसी की हम रिपोर्ट करेंगे क्या सर? नहीं, एक्चुअली रिपोर्टिंग मतलब भाई किसी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना, है ना? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, एक ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करना। किस तरह की रिपोर्ट सर? किस तरह की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग, है ना? आइए जरा सेगमेंट्स की। सेगमेंट्स मतलब जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हम इसको बोल सकते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हम कुछ रिपोर्ट्स तैयार करें। एक्चुअली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट है, वो अलग अलग बेसिस पर हम उसको देखना चाहते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर इस चैप्टर में, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में न्यूमेरिकल नहीं है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने की बात सिखाई गई है। तो डिफरेंट बेसिस पर हमें क्या करना है बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उनको अलग अलग बेसिस पर बताना। क्या मतलब? आइए जरा मैं बात शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। आइए जरा, ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? फटाफट से हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। भाई इस वाले एएस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? AS17 का क्या ऑब्जेक्टिव है जी? लिखिए मेरे साथ साथ में। AS7 क्या बात बताना चाहता है, पहले इसी पे बात कर लें। AS7 इज टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स। भाई ये वो वाले प्रिंसिपल्स बताएगा। टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशंस अबाउट। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग अलग देखना है। किस तरह से देखना है? अलग अलग बेसिस पर। तो ये वो रूल सिखाएगा कि किस तरह से हम उसको अलग अलग बेसिस पर देख सकते हैं, है ना? उस चीज के प्रिंसिपल्स ये बताएगा AS17। फॉर रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट क्या क्या? नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्लिक सर्विसेज ऑफ एन एंटिटी। बेटे किसी भी एंटिटी को, किसी भी बिजनेस को हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से देख सकते हैं? प्रोडक्ट वाइज। जैसे वो ए प्रोडक्ट बनाता है, बी प्रोडक्ट बनाता है, सी प्रोडक्ट बनाता है, डी प्रोडक्ट बनाता है, मान लो 4 प्रोडक्ट बनाता है। तो भाई ए प्रोडक्ट में वो कितना प्रॉफिट और लॉस कमाता है, बी प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट और लॉस कमाता है, सी प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट लॉस कमाता है, डी में कितना कमाता है। हम इसको प्रोडक्ट वाइज देखना चाहें कि भाई ओवरऑल तो हम देख लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हम देखेंगे तो हमें टोटल नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। उस नेट प्रॉफिट में हम एक जरा अलग नजरिए से देखें कि इसका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में आ रहा है?
कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कमा रहा है, या लॉस अगर आ रहा है तो वो कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लॉस आ रहा है, ताकि ताकि एक अलग तरह से उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जा सके, डिसीजन मेकिंग जो करना चाहते हैं उस बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके, जो रिपोर्टिंग अपनी लेना चाहते हैं उस बेस पर रिपोर्ट ले सके। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सीए फाइनल में है, वो देखो नाम भी उसका क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो फाइनल के हो चाहे यहाँ के हो, वो रिपोर्टिंग पे ज्यादा जोर डालने लगे हैं। ये एएसपी कुछ इसी तरह की बात आपको सिखा रहा है। आइए जरा, तो कहते हैं भाई प्रोडक्ट वाइज हम देखना चाहें तो, या 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 और किस बेसिस पर ये सिखाता है AS17, कहता है और ये भी बताएगा डिफरेंट जो एरियाज वाइज हैं, जैसे मोदी नगर में कितना कमा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में कितना कमा रहे हैं, दिल्ली में कितना कमा रहे हैं, यूपी में कितना कमा रहे हैं भाई, है ना। ये जो पार्टिकुलर पर्सन है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, पार्टिकुलर बिजनेस के एंटिटी के, वो अलग अलग एरिया में किस एरिया में सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच इट ऑपरेट्स, भाई जिस भी एरिया में ये ऑपरेट करते हैं उस एरिया वाइज के हिसाब से हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं जी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, भाई इससे फायदा क्या होगा भाई, तुम जो कह रहे हो कि हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं, भाई क्यों देखना चाहते हो भाई इसको ऐसे। आइए जरा, एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ सच रिपोर्टिंग, भाई ये जो AS17 रिपोर्टिंग करना चाहता है, भाई इस तरह से रिपोर्टिंग करने से क्या सिद्ध होने वाला है। आइए जरा, हाँ जी लिखिए, दिस सेगमेंट रिपोर्टिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है। और किस किस तरह से हेल्प करती है आइए मैं बताता हूं आपको। दिस सेगमेंट रिपोर्टिंग दिस segment reporting helps users of financial statements किस बात के लिए, नंबर 1 to assess the risk and returns, भाई अलग अलग एरिया में कहाँ पे कौन से एरिया में रिस्क ज्यादा है, या कौन से प्रोडक्ट में रिस्क ज्यादा है या रिटर्न ज्यादा है, ये बात डिसाइड करनी होती है कई लोगों को, है ना। तो उस बेसिस पर इसमें हेल्प होगी। दूसरा नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, भाई अलग अलग एरिया में परफॉर्मेंस जानने के लिए। नंबर थ्री टू मेक ए बेटर जजमेंट, भाई कुछ बेटर जजमेंट करने के लिए हमें जरा आसानी होगी। इस तरह से जब हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ब्रीफ में देखेंगे तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसानी होगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आइए बेटा लिखिए फटाफट से, एप्लीकेबिलिटी, भाई ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है। लिखिए AS17 AS, एक मिनट, हाँ जी, AS17 की मैं बात करूं तो AS17 इज मैंडेटरी फॉर
नॉन एसएमसी यानी बेटा लेवल 1 नॉन कॉरपोरेट, ठीक है, इन पर बेटे मैंडेटरी है। अदर कैन आल्सो, अदर कैन डू इट, अदर कैन फॉलो वॉल्यूंट्री। भाई बाकी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, जो लेवल 1 वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए मैंडेटरी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई जरा पढ़ते हैं किसको बोलते हैं भाई सेगमेंट रिपोर्टिंग। नंबर 4 हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ, कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग सेगमेंट वाइज देखेंगे। मीनिंग ऑफ टर्म्स, मीनिंग ऑफ सम टर्म्स used in segment reporting। कुछ टर्म्स हैं जिनको यूज किया जाएगा बेटे कहां पर, सेगमेंट रिपोर्टिंग में। आइए जी, तो क्या क्या टर्म्स हैं जिनका जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। आइए मैं आपसे कुछ बात करता हूं पहले। बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स होते हैं, बताओ अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं कंपनी की ना बात करके अदर देन कंपनी की बात करूं, पहले अदर देन कंपनी की बात करता हूं। भाई एक तो ट्रेडिंग पीएनएल होता है, एक तो क्या होता है बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और एक होती है बेटे बैलेंस शीट। ध्यान से सुनना, क्या क्या चीजें होती हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में। सर बहुत सारी चीजें होती हैं, बताओ थोड़ा सा आओ बात करें। सर वहां पर सेल होती है, वहां पर सर क्लोजिंग स्टॉक होता है, यस बिल्कुल सही। वहां पर सर ओपनिंग स्टॉक होता है, बिल्कुल सही भाई। वहां पर सर परचेज होती है, बिल्कुल सही। वहां पर सर एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर वहां पर होता है सर ग्रोस प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, ग्रोस प्रॉफिट। आइए जरा, बिल्कुल सही बात है जी। फिर वहां पर इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इधर ब्रोट डाउन करते हैं। फिर सर अदर एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर प्रॉफिट आएगा टैक्स के बाद में, ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही। बैलेंस शीट में देखोगे सर तो वहां पर हमारी असेट्स होती हैं सर, फिक्स असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है बेटा। और क्या होता है बताओ सर, वहां पर हमारी करंट असेट्स भी होती है सर, वहां पर हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है बेटा। वहां पर हमारी करंट लायबिलिटीज भी होती है, वहां पर हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लोन्स भी होते हैं, वहां पर हमारी कैपिटल भी होती है। बिल्कुल, कंपनी के केस में बस ये कैपिटल ना होकर के कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दो हेड बढ़ जाते हैं। ये तो बेटे टोटल होता है ना। यहाँ पर कहीं देखने से पता चलता है कि ये जो सेल हुई ये कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई, बताओ सोच के देखो जरा। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आपके सामने है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सामने है। अगर कंपनी है तो कंपनी का एसओपीएल आपके सामने है। क्या इसमें पता चलता है कभी कि भाई इसमें प्रोडक्ट ए बिका या प्रोडक्ट बी बिका या प्रोडक्ट सी की सेल है, किसकी सेल है भाई? नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे देखने से नहीं पता चलता। क्या पता चलता है कि परचेज कौन से वाले एरिया में, कौन से वाले प्रोडक्ट की ज्यादा है, कौन से वाले प्रोडक्ट की कम है? पता नहीं चलता ना। बिल्कुल सही। सोचो जरा, क्या पता चलता है सेल्स हमने की जो कस्टमर को वो यूपी का था, दिल्ली का था, गाजियाबाद का था, हाँ मुजफ्फरनगर का था, देहरादून का था, कर्नाटक का था, मुंबई का था? नहीं पता चल रहा। ये नहीं पता चल रहा कि माल खरीदा तो कौन से एरिया से था। सर ये पता करके करना भी क्या है सर? बेटा कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो इन सेगमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। क्या मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल दो सर। मान लिया प्रोडक्ट ए बी और सी, तीन प्रोडक्ट की टोटल सेल्स है,
जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि प्रोडक्ट ए की ज्यादा है, प्रोडक्ट बी की ज्यादा है, प्रोडक्ट सी की ज्यादा है। और अगर प्रोडक्ट सी के लिए गवर्नमेंट अब बैन लगाने जा रही है, अब प्रोडक्ट सी बनेगा नहीं, इंडिया में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, प्रोडक्ट सी नहीं बनेगा। ए बी सी तीनों की ये सेल है। आप बताओ, आप एक इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो कि आप ना बिजनेस में पैसा लगाओगे, क्या लगाओगे बोलो, बिजनेस में पैसा लगाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहोगे जहां का एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होने वाला है, जिसकी सेल सबसे ज्यादा है? अगर मैं ये कहूं इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सेल इसी प्रोडक्ट की थी, तो आप पता क्या कहोगे, सर मर गए, अगले साल गवर्नमेंट कह रही है सी प्रोडक्ट बनाना नहीं है और ए और प्रोडक्ट की इतनी अच्छी सेल है ही नहीं यहां पर, तो सर अगले साल से तो ये बिजनेस जो है प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो प्रोडक्ट सी का रहा है, एज पर एग्जांपल, एज पर एग्जांपल। तो आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इसमें और पैसा लगाएं, या अगर जो लगा हुआ है वो भी हटा लें फटाफट से, बेच करके मार्केट में अपने शेयर वगैरह, अगर कोई कंपनी का केस हुआ तो? समझे? तो वो कब डिसाइड कर पाएंगे आप? हाँ, जब हमें पता होगा सब प्रोडक्ट सी का है, के ऊपर ही डिपेंड है इनका सारा बिजनेस, तो प्रोडक्ट सी की सेल सबसे ज्यादा थी, उसी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन था। वही तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। अब ऐसे केस में एएस 17 सिखाता है कि किस प्रोडक्ट की आपको सेपरेटली अलग से रिपोर्ट करनी है। यहां पर ये एएस हमें दो तीन चीजें सिखाएगा। नंबर एक बात कि एक तो भाई ये जो सेल है इसका हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। रिवेन्यू कि भाई रिवेन्यू सेगमेंट वाइज देखें, वो कौन से सेगमेंट वाइज देखें, किस बेस पर हम देखें, हम प्रोडक्ट वाइज देखें या एरिया वाइज देखें, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कब किसी सेगमेंट को अलग से रिपोर्ट करना है, यानी कि कब किसी चीज की अलग से रिपोर्टिंग होगी। भाई जिस पे डिपेंड बिजनेस ज्यादा होता जा रहा है उसकी रिपोर्टिंग अलग से होगी। और यहां पर ये एएस सिखाता है, एएस 17, कि भाई जो जो रिवेन्यू में 10% का कंट्रीब्यूशन करेगा, जो नेट प्रॉफिट में 10% का कम से कम कंट्रीब्यूशन करेगा, हम मानेंगे भाई बिजनेस उस पर डिपेंड होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसकी अलग से ट्रेडिंग पैनल, अलग से बैलेंस शीट उसकी रिपोर्ट की जाएगी, उसकी असेट्स भी अलग से रिपोर्ट की जाएंगी, उसकी लायबिलिटी भी अलग से रिपोर्ट की जाएंगी। मतलब मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने हैं वो तो जाने ही है, इन एडिशन टू दोज एक अलग से भी रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, ताकि डिसीजन मेकर को आसानी हो अपने डिसीजन लेने में। ठीक है, आइए जरा करते हैं शुरू। तो जी सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहां पे यूज करनी है, जरा उन टर्म्स को लिखिए फटाफट से। आइए जी, सबसे पहले उन टर्म्स को लिखेंगे हम लोग यहां पर। तो बेटा दो टेबल बना लेना इधर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, लेफ्ट साइड को लिखिएगा बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, और राइट साइड को लिखिएगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। यानी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है, जो अलग अलग बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है, वो दो होंगे। एक तो है बेटा प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज मतलब किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है और किस प्रोडक्ट में कम हो रहा है, हमें अलग अलग पता होना चाहिए। दूसरी बात ज्योग्राफिकल, कि भाई किस एरिया में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है ना। आइए जरा लिखिए, जरा किसको बोलते हैं जी बिजनेस सेगमेंट। लिखिए सबसे पहले तो मीनिंग लिखिए, बिजनेस segment is distinguishable component of an entity, of an entity। भाई किसी भी बिजनेस एंटिटी का सेपरेटली एक कंपोनेंट है, ठीक है,
which is engaged in the production of an individual product or group of product. जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं तो मान लिया च्यवनप्राश में भी अलग अलग वैरायटी होगी, घी में बनाएंगे, किसी और चीज में बनाएंगे, वगैरह वगैरह, है ना, इस टाइप की कुछ चीजें. एंड विच इज engaged in service of individual type or group service. एंड इन दोनों के लिए भाई या तो कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा, सर्विस दे रहा होगा, भाई रेवेन्यू तो कहीं से तो कमा रहा होगा. हाँ जी. एंड दैट इज subject to risk and returns that are different from those of other segments. भाई अगर मान लें कोई दूसरों से अलग है ना, तो वो एक सेगमेंट बन जाएगा. आइए जरा भाई, कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विस आपस में एक दूसरे से अलग है, जैसे कि मान लिया सीए ऑडिट की भी सर्विस देते हैं, सीए अकाउंटिंग की भी सर्विस देते हैं, सीए टैक्सेशन की भी सर्विस देते हैं, सीए कोचिंग क्लास की भी सर्विस देते हैं, तो हर सर्विस अपने आप में एक दूसरे से अलग है. आइए जरा नेक्स्ट. पहले तो बिजनेस सेगमेंट कि भाई अब बताओ ये बिजनेस सेगमेंट जो है, हमने ठीक है भाई देख लिया कि बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है. अब वो सेगमेंट्स हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेगमेंट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. लिखिए, फैक्टर्स विच डिटरमाइन whether product or service are related. भाई हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं. ठीक है. इंक्लूड्स नंबर 1 या ABCD लिखते हैं. क्या क्या इसमें शामिल होते हैं जी. भाई नेचर के बेस पर हम डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. बी, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. दोनों में फर्क है, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में फर्क होता है ना. प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या मतलब सर, आइए मैं आपसे बात करता हूं. हम किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग बेसिस पर देखना चाहते हैं. वो अलग अलग बेसिस डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज हमारे लिए रिलेवेंट रहती है. जैसे कोई अमूल का, जैसे अमूल वाली कंपनी मिल्क भी बनाती है. अमूल वाली कंपनी, हम लोगों ने अमूल प्लांट का ऑडिट किया हुआ है. मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, आपको बताता रहता हूँ मैं बार बार. हम लोगों ने अमूल प्लांट का भी इंटरनल ऑडिट किया है. तो वहां पर अलग अलग बेसिस पर उसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं काफी सारे. जैसे अमूल बटर भी आता है, अमूल मिल्क भी आता है ना.
अमूल में मिल्क में भी फुल क्रीम और टोन और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। वहां पर दही भी आती है, वहां पर उनकी आइसक्रीम भी आती है, उनकी खीर भी आती है छोटी छोटी। तो आप अब मैं आपसे कहता हूं बेटे, अगर हम लोग देखें तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हैं। क्या मतलब सर? बेटा दूध की अलग अलग वेरायटियां क्या बन गई, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो फुल क्रीम हुआ, टोन्ड हुआ, है ना, जो भी है। दूसरा, अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो दूध अपने आप में एक प्रोडक्ट है, दही अपने आप में अलग प्रोडक्ट है ना, खीर अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है, आइसक्रीम अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है। तो अगर हम देखना चाहें कि अमूल की ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो किस किस में सबसे ज्यादा है, उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिक रही है, उसका दूध ज्यादा बिक रहा है, उसकी दही ज्यादा बिक रही है, या क्या चीज ऐसी है जिसमें अमूल जीत रहा है। ऐसे ही बेटे नमस्ते इंडिया का प्लांट, जिस टाइम पे हम लोग मोदी नगर में ऑडिट कर रहे थे, उस टाइम पर नमस्ते इंडिया ने प्लांट खोला था। मेरे ख्याल में उससे 5 से 7 साल पहले की बात है जो मेरे को याद आ रहा है। तो उस टाइम पर मैंने देखा था नमस्ते इंडिया का प्लांट खुलने लगा था हमारे सामने। वहां पर आज उसका दूध भी आता है, उसमें उसकी दही भी आती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, किसी भी बिजनेस का ओवरऑल नेट प्रॉफिट, ओवरऑल सेल को हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर देखना चाहते हैं, तो कैसे कैसे किस किस बेस पर तोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर वो चीज देख रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज। अब बताओ प्रोडक्शन प्रोसेस, बेटे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट को बनाने के अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे दूध से दही जमाना है तो उसके लिए दूध को कहीं भेजना नहीं है, दूध वहां रखा रहेगा, उसी में दही के लिए चावल जैसे जमाते हैं घर में, ऐसे ही वहां पर दही जमा दी जाती है। लेकिन दूध की मैं बात करूं, दूध अलग अलग तरह के वैरायटी के होते हैं, वहां पर टोन वाला अलग होता है, फुल क्रीम वाला अलग होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको प्रोसेसिंग में देखना होता है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग रहता है, उसमें से फैट स्नफ अलग किए जाते हैं। तो बेटा ध्यान से, तो ये जो प्रोसेस रहता है ये हम बोलते हैं प्रोडक्शन का प्रोसेस। दही का जमाने का बनाने का तरीका अलग है और इनका अलग तरीका है ना। तो उस वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। नंबर सी पॉइंट, नंबर सी पॉइंट, मेथड, मेथड्स टू डिस्ट्रीब्यूट, methods to distribute products और सर्विसेज। भाई जो मेथड्स हैं प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके बेसिस पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, आइए जी डी पॉइंट। अगर बेटे इफ लो रिक्वायरमेंट, लो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जैसे बेटे, तो फिर उस बेस पर भी देख सकते हैं। जैसे बेटे बैंकिंग है ना, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, है ना जी। आइए जरा इसके साथ साथ में अब हम दूसरी बात भी करते हैं। आइए जरा भाई, किसको हम नहीं देख सकते यहाँ पर, यानी कि कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम कभी भी बिजनेस सेगमेंट में बेसिस नहीं बना सकते हैं। आइए जरा मैं इसको नाम दूंगा एक्सक्लूड्स, इसमें से ये चीजें एक्सक्लूड की जाती हैं। ये चलिए इसको मैं आगे कराऊंगा, इसको भी रहने दो, है ना, आगे कराऊंगा इसको। चलिए मैं आगे आता हूं। अब ये तो बात हुई क्या हमने, कि हमने एक कुछ टर्म्स को पढ़ना सीखा कि भाई बिजनेस सेगमेंट किसको कहते हैं। बिजनेस सेगमेंट मतलब जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या उनके ग्रुप और साथ साथ में उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बेसिस पर, रिस्क और रिटर्न के फॉर्म्स के बेसिस पर हम बिजनेस को बांटते हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट। लेकिन जब हम लोग ये एरिया बेसिस पे बांटते हैं, आइए जरा लिखिए जरा, दिस इज डिस्टिंग्विशेबल component ऑफ एन एंटिटी। भाई किसी भी एंटिटी का ये डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है विच इज engaged
in providing products or services, products or services within a particular economic environment and which is subject to risk and returns that are different from that are different from those of components operating in other economic environment। ठीक है जी, अदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स के बेसिस पर भी हम बात कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, जब हम अलग अलग एरिया वाइज के बेस पे बात करेंगे तो बेटे वो हो गया हमारा जोग्राफिकल बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल सेगमेंट। भाई इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए जरा अब इसके बारे में बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, देख लो इसको, फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर प्रोडक्ट सर्विसेज आर सेगमेंट मतलब जोग्राफिकल रिलेटेड और नोट। ये किस बेस पर, जहां जहां पर इंक्लूड्स, देखिए कौन कौन सा भाई, ए पॉइंट, जहां जहां बेटे सिमिलरिटी हो, सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, जिसे हम लोग कहते हैं ना बीजेपी के कार्यकाल में किसने क्या किया, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना क्या किया, है ना, ऐसे ही वो सब चीजें हम भी तो वहां पे सेगमेंट कर रहे थे पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पर। ऐसे बेटे यहाँ पर सिमिलरिटी है कि जहां पर एक तरह की चीजें हैं, जहां पर सिमिलरिटी है उसको एक अलग सेगमेंट बनाया जाएगा, है ना। आइए जरा बी पॉइंट, स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग रहता है लिखना, लेकिन क्या करें, इसको थोड़ा सा तभी बात कर सकते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे भी जब ये चीज हमारे हाथ में होगी, एरिया। ठीक है जी, आइए जी मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटे, अब किसको बोलते हैं सेगमेंट रिवेन्यू और किसको बोलते हैं सेगमेंट एक्सपेंस। सर हम जो रिपोर्ट करेंगे वो क्या रिपोर्ट करेंगे बेटे, आप क्या करोगे, हर एरिया वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज, जैसे ABCD है भाई, आपने क्या किया, यही ट्रेडिंग P&L क्या किया आपने, अलग अलग उसमें रिपोर्ट किया, जैसे प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट D, है ना भाई, तुमने यही काम कैसे किया, ABC में कितना सेल हुई, यही तुमने यहाँ पे क्या, इसी को ही अलग से रिपोर्ट करते हैं, ABC में कितनी परचेज हुई, तो ABC अलग अलग सबका कितना GP हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, ऐसे मैं कह रहा हूँ। ये तो बेटे प्रोडक्ट वाइज होगी। अगर मैं इसी को ABC ना बोल करके मैं यूपी, दिल्ली, बिहार,
है ना, वो गाना सुना है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, मैं वही कह रहा हूँ, यूपी बिहार और क्या, और कोई एरिया, मतलब किसी भी एरिया वाइज अगर मैं सेल परचेज इन सब खर्चों और प्रॉफिट को बांट दूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये मैंने ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स पे रिपोर्टिंग की है। और अगर मैंने इसको प्रोडक्ट वाइज किया है तो मैंने कहा भाई मैंने इसको बिजनेस सेगमेंट वाइज बांटा है ना। आइए जरा वापस से आते हैं। हाँ सर, बीच बीच में सर गाने वाली बात करते रहो, उससे ना थोड़ा सा हमें नींद नहीं आएगी, थ्योरी हो जाती है ना बीच बीच में, तो गंदी बात हो जाती है। चलो फटाफट से, ठीक है तुम कह रहे हो तो आओ जरा। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, नंबरिंग क्या है भाई, नंबरिंग क्या है, नंबरिंग क्या है, ये नंबर 4 है। अब हम करेंगे नंबर 5 को नोट। तो फटाफट से मेरे साथ साथ में बच्चे नंबर 5 नोट करेंगे, डालेंगे जी नंबर 5। भाई कुछ टर्म्स जो हमने यूज करनी है वो क्या क्या है भाई, आइए जरा। हम किसको बोलेंगे, देखिए जरा, सेगमेंट रिवेन्यू, कॉमा सेगमेंट एक्सपेंस। और पता है आपको, रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस घटते हैं तो क्या आता है बताओ, सेगमेंट नेट प्रॉफिट या लॉस सर, हाँ मतलब मैं उसको नाम दूंगा सेगमेंट रिजल्ट्स। सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट रिजल्ट्स। आइए जरा ध्यान से सुनना, मैं जो बात समझाने जा रहा हूं, पहले तो हम जो आगे जाकर के पढ़ेंगे मैं उसके बारे में बात कर दूं यहां पर। क्या सर, मैं कब किसी सेगमेंट का रेवेन्यू अलग रिपोर्ट करूंगा, एक्सपेंस अलग रिपोर्ट करूंगा, उसका नेट प्रॉफिट अलग रिपोर्ट करूंगा, और दूसरे सेगमेंट का अलग, फिर तीसरे सेगमेंट का अलग, एंड सो ऑन। वो चाहे सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज हो, चाहे वो एरिया वाइज हो, कैसे भी हो, मैं कब किसी चीज का रिपोर्ट करूंगा ये बात मैं आगे जाके लिखाऊंगा, जहां पर ये लिखेंगे हम लोग कि एटलीस्ट 10% जो ओवरऑल का है, क्या कहा, ओवरऑल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू है तो उसको अलग रिपोर्ट करो, ओवरऑल एक्सपेंस का 10% है तो अलग रिपोर्ट करो, ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस का 10% है तो उसको अलग से सेगमेंट बना दो उसका। और उसके क्या रिपोर्ट करना है, उसकी सेल रेवेन्यू, उसका एक्सपेंस और उसका प्रॉफिट, जो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। अब किसको बोलते हैं सेगमेंट रेवेन्यू, किसको बोलते हैं एक्सपेंस, कब हम बोलेंगे किसी पार्टिकुलर सेगमेंट का ये सेल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। आइए जरा मैं उसके बारे में लिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात, हेडिंग डाल दो सेगमेंट रिवेन्यू। मैं एक छोटी सी टेबल बना दूं क्या इनकी, हाँ सर, उससे ना थोड़ा सा आसानी रहेगी सर, बड़ा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको अभी सेगमेंट रिवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंस की बात दिखाता हूँ, इन दोनों का नेट ही तो सेगमेंट रिजल्ट होता है। आइए जरा, तो सेगमेंट रिवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंस लिख लेंगे तो रिजल्ट तो अपने आप हो जाएगा। आइए जरा, सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, इंक्लूड्स, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, दोनों के लिए। जैसे सेगमेंट रिवेन्यू की बात करता हूँ, तो भाई सेगमेंट रिवेन्यू में क्या क्या चीज शामिल होती है, आइए जरा, 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मैं बोलूंगा कि ये तीनों जोड़ दो तो किसी सेगमेंट का रेवेन्यू है। क्या क्या, एक तो वो जो डायरेक्टली उससे बिलोंग करता है, सेगमेंट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, दूसरा वो जो अलोकेटेड होता है, और तीसरा वो जहां पर ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट होता है। क्या मतलब, मैं बात करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। अगर मान लिया मैंने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, इस तरह से मैंने देखा, मतलब मैंने प्रोडक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, यानी कि मैंने बिजनेस सेगमेंट को चुना रिपोर्टिंग के लिए, मैंने बिजनेस सेगमेंट को चुना, मैंने एरिया को नहीं चुना कि भाई मैं यूपी वाइज, बिहार वाइज, दिल्ली वाइज ऐसे को रिपोर्टिंग करूं, नहीं, मैंने चुना प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सी, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में ओवरऑल रेवेन्यू को रिपोर्ट करूं तोड़ तोड़ के, ओवरऑल, है ना। तो भाई मैं प्रोडक्ट ए से रिलेटेड रेवेन्यू कितना लिखूंगा वहां पर, तो इसके लिए बात कर रहे हैं प्रोडक्ट बी से रिलेटेड मैं कितना रेवेन्यू लिखूंगा ए वाले कॉलम में, बी वाले कॉलम में, प्रोडक्ट सी से रिलेटेड में कितना रेवेन्यू लिखूंगा, ये अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं जी। ठीक है, आइए मैं कितना लिखूंगा, कैसे लिखूंगा,
आइए मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं पहले। भाई प्रोडक्ट ए से रिलेटेड मैं कब लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ए का रिवेन्यू है? भाई जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, जो प्रोडक्ट ए से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। ठीक है जी। आइए जरा, मतलब एक सेल जो प्रोडक्ट ए की सेल है डायरेक्टली, दूसरा है अलोकेटेड। मान लिया प्रोडक्ट ए और बी कॉम्बो में बिके, होता है ना, जैसे आप लोग अकाउंट्स के साथ टैक्स अकाउंट के साथ लो, अकाउंट्स के साथ कॉस्ट, कोई भी कॉम्बो में आपने सब्जेक्ट लिए, तो वो दोनों की तो सेल है कॉम्बो का मतलब, है ना। तो आप देखते हो कई सारे क्या होते हैं, दो टूथपेस्ट के साथ में, मैं भी लेके आया था एक डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके आया था, दो दो टूथपेस्ट के साथ में एक ब्रश फ्री। अब ये बात तो पक्का है उन्होंने ब्रश के भी पैसे लिए, लेकिन वो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, उस सेल को फिर अलोकेट कर करके दिखाएंगे, टूथपेस्ट की सेल इतनी, ब्रश की सेल इतनी, भले ही वो कॉम्बो में बेच दे। तो जो अलोकेटेड पार्ट है वो ए वाला ए में जाएगा, बी वाला बी में जाएगा, जब वो ए और बी कॉम्बो में बिक रहे हो या एबीसी कॉम्बो में बिक रहे होंगे तो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अलोकेशन करना। फिर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, इस तरह की कुछ बातें जो आप जैसे आपने डिपार्टमेंट के चैप्टर में पढ़ी है। तो कई बार क्या होता है, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को भी क्या करता है, सेल करता है। क्या मतलब सर, कोई एग्जांपल दो। आओ मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बेटे ये जो एएस है ना, ये कंप्लीटली रिपोर्टिंग बेस है, तो इसमें डिस्कशन हमारा ज्यादा चलेगा थ्योरेटिकल वाइज। चलो बताओ सर। भाई जैसे आपने डिपार्टमेंट का चैप्टर पढ़ा था, ब्रांच डिपार्टमेंट, हाँ सर पढ़ा था, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट होता है। ठीक है सर, कैसे मतलब ये, जैसे एक मदर डेयरी का एग्जांपल लेते हैं, अमूल की तरह से मदर डेयरी भी तो है। हाँ, मदर डेयरी का दूध आता है कि नहीं आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। तो मदर डेयरी जो ओवरऑल रेवेन्यू कमाती है उसमें दूध की भी सेल होती है, बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है सर। मैं ये कह रहा हूं मदर डेयरी में ही दूसरा डिपार्टमेंट भी है जो दही भी बना करके बेचता है। उसके लिए बताओ दही के लिए इनपुट क्या होता होगा? सर दही तो दूध से बनती है, दूध। तो मैं कह रहा हूं उन्हीं का एक डिपार्टमेंट दूध वाला डिपार्टमेंट है जो दही वाले डिपार्टमेंट को अपना दूध प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं ओवरऑल सेल में तो वो वाली सेल भी आ रही है ना, ए वाले डिपार्टमेंट की जो सेल है वो उसने बोला बाहर वालों को बेचा कस्टमर को, और डिपार्टमेंट बी को बेचा जो दही बनाता है वही मदर डेयरी के अंदर ही। तो बेटा डिपार्टमेंट ए की सेल वो वाली सेल भी होगी कि नहीं होगी, रेवेन्यू। भाई वो अगर डिपार्टमेंट बी नहीं खरीदता जो दही बनाता है मदर डेयरी के अंदर, वो अगर उससे दूध नहीं खरीदता तो किसी और से खरीदता, और ये भी किसी और को बेचता, तो इसने तो सेल कर रही है ना। हाँ, तो यानी कि उसकी सेल में ही वो वाली सेल भी आएगी शामिल जो दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे सेगमेंट को उसने बेच करके कमाई है। तो रेवेन्यू का मतलब पहले तो हम देख लें कि रेवेन्यू का मतलब जो डायरेक्टली वो खुद जनरेट कर रहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कस्टमर को बेच दिया, या कॉम्बो में बेच करके कस्टमर को तब आया तो उसके हिस्से में जितनी सेल आई, या फिर उसने अंदर ही घर के अंदर ही डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट को बेच करके सेल जनरेट की, तो ये ओवरऑल सेल सेगमेंट सेल कहलाएगी, सेगमेंट रेवेन्यू। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम ट्रेडिंग पीएनएल को, एसओपीएल को, ट्रेडिंग पीएनएल को, एसओपीएल को अलग अलग प्रोडक्ट वाइज बांटने जा रहे हैं, और हर किसी की सेल अलग लिखेंगे, एक्सपेंस अलग लिखेंगे, सेल से एक्सपेंस घटाया जाएगा फिर प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उसके लिए पहले सेल जानना चाहते हैं, एक सेल जो उसने डायरेक्ट कस्टमर को बेच के की इंडिविजुअली बिना किसी कॉम्बो के डायरेक्टली, दूसरा जो कॉम्बो में आई तो उसके हिस्से में जो आई, तीसरा जो उसने दूसरे डिपार्टमेंट को वहीं घर में ही सेल की। आइए जरा, कुछ ऐसी बात बेटे खर्चों के लिए मैं लिख सकता हूँ? यस सर। सर तो खर्चे भी तो ऐसे ही आ जाएंगे सर, वही तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे सेम सेम लिख देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर भी इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं क्या? आप भी बेटा इसी को ऐसे ही लिखेंगे फटाफट से। लो भाई मैं जरा टाइम बचाता हूँ, लो जी। उम्मीद है आप नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ में। आइए जरा, अब क्या चीज ऐसी है जो इसके अंदर शामिल नहीं होगी, सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर और सेगमेंट एक्सपेंस के अंदर? क्योंकि बेटे इन दोनों का नेट बन जाएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए अलग से नहीं लिखना। अच्छा सर बताओ सर, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सक्लूड्स। भाई किसको हम शामिल नहीं मानेंगे, किसको हम रिवेन्यू में शामिल नहीं मानेंगे? देखने में लग रहा होगा रिवेन्यू, लेकिन वो रिवेन्यू में शामिल नहीं होगा रिपोर्टिंग के पर्पज से। इनको शामिल नहीं करेंगे जी। क्या है जी बताओ? सबसे पहले तो बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल।
इनको शामिल नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल, ठीक है, जो आपने AS5 में पढ़ी होगी। आइए जरा दूसरा, कोई भी हमारी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड की इनकम वो हमारी रिवेन्यू में काउंट नहीं होगी। सर क्या मतलब? आइए जरा पहले लिख लो एक बार। इंटरेस्ट और डिविडेंड एक्सपेंस, हम ये रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? AS7 ने कहा, 17 ने कहा इसलिए नहीं, AS17 किस लिए ये रिपोर्टिंग के रूल सिखाता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि अलग तरह से रिपोर्टिंग कुछ हाथ में आए, जिससे डिसीजन मेकिंग में अच्छे से हम लोग डिसाइड कर पाए। क्या कि भाई देखो, बिजनेस अपनी मेहनत से क्या कमाने लग रहा है, आगे जाकर के क्या कमाएगा, हम इसी बेस पे तो डिसाइड करते होंगे कि भाई यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब बिजनेस ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और बिजनेस है दूध से दही बनाने का, या कोई मशीन मशीन वगैरह लग रही है, कोई प्रोडक्ट बनाने का है, तो भाई उस मेन बिजनेस से क्या जनरेट हो रहा है, हम वो जानना चाहते हैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज। हम ये नहीं जानना चाहते कि उन्होंने पैसा कमाने के बाद कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे क्या रिटर्न आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की खुद की अपनी वर्थ क्या है, रिपोर्टिंग उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पर इसने जितनी भी ऐसी इनकम है जो डिविडेंड वगैरह से या फिर इंटरेस्ट वगैरह से कहीं पैसा लगा करके कमाई हुई है, हम उसको रेवेन्यू में काउंट नहीं करेंगे। सर अगर किसी का काम ही, हाँ बेटा मैं लिख रहा हूं उसको यहां पर, इफ, अच्छा ये कब लिखेंगे हम कब एक्सक्लूड करेंगे? ओनली इफ नोट रेगुलर एक्टिविटी। अगर भाई ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो क्या है भाई, कभी कभी होने वाली एक्टिविटी। तो कभी कभी होने वाली एक्टिविटी तो बिजनेस के मेन रिवेन्यू का पार्ट है ही नहीं, यानी कि बिजनेस मेन इस पर नहीं चलता। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बिजनेस की मेन जो है जिस पर बिजनेस डिपेंड है, उसको हम रिपोर्ट में अलग से दिखना चाहते हैं। बेटा जैसे ये इंटरेस्ट डिविडेंड किससे आया बताओ? ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है सर। मैं वही कह रहा हूँ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और भी कुछ जनरेट होता है। हाँ, प्रॉफिट और लॉस जो आया ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी तो अदर देन रेगुलर हो गया, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा सर इसको भी शामिल नहीं करेंगे? नहीं बेटे, लेकिन 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 क्या, लेकिन इसको तब शामिल कर सकते हैं, बताओ कब? जब ये रेगुलर हो, यानी कि हम इसको कब शामिल नहीं करेंगे? जब भाई बिजनेस का मेन काम ये नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट होने से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट काम इसका मेन काम नहीं है। हाँ अगर इन्वेस्टमेंट काम इसका मेन काम हो तो भाई फिर तो ये एक डेली रूटीन पार्ट है। तो ऐसे वाला जो जितना भी हमारा हिसाब किताब है वो उसमें काउंट नहीं होगा जी। आइए जरा, ठीक है जी, प्लीज इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। देखो कितने शॉर्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ वहां प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? लॉस। कह रहे उसको एक्सपेंस या लॉसेस में शामिल नहीं करेंगे, वो उसकी परफॉर्मेंस की सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग के से अलग साइड कर दो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं इधर सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस इज इक्वल टू सेगमेंट रिजल्ट, ऐसे ही बेटे कुछ बात सेगमेंट असेट्स और लायबिलिटीज की भी करते हैं। लो जी, सेगमेंट वाइज जो हम लोग देखेंगे वहां पर सेगमेंट असेट्स और सेगमेंट लायबिलिटीज, आइए जरा इसके बारे में बात करें। तो मैं पहले यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, सेगमेंट असेट्स एंड
सेगमेंट लायबिलिटीज। आइए जरा, सेगमेंट असेट्स किसको कहते हैं और सेगमेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? मतलब हम कब कहेंगे कि भैया उस वाले फलाना सेगमेंट की असेट्स है या फलाने वाले सेगमेंट की लायबिलिटी है। बेटा मैंने आपसे कहा था कि मैं एएस को आपको 2 क्लास में कराऊंगा, एक एक घंटे की 2 क्लास करूंगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं और ऊपर से थ्योरी है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले जरा आज पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी लिख लें तसल्ली से, क्योंकि सही मायने में तो क्वेश्चन इसके अगली क्लास में हो पाएंगे, लेकिन आज की क्लास में इसकी टोटल थोरो अंडरस्टैंडिंग होगी, और बिना अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करना महान बेवकूफ़ी है। आइए जरा, तो सेगमेंट असेट्स हम कब कहेंगे भाई? फिर वही बात बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा था, सेगमेंट असेट्स में इंक्लूड्स क्या और सेगमेंट लायबिलिटीज में इंक्लूड्स, भाई वो वाली असेट, सेगमेंट असेट किसी पार्टिकुलर सेगमेंट की असेट्स कहलाएगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। लायबिलिटी कब कहलाएगी? जब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, उस पार्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करती हो लायबिलिटी, ठीक है जी। नंबर दूसरी बात, आइए जरा, या फिर भाई कैन बी अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। ये कैसे हो सकता है सर? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, जहां जहां गाड़ी वहां वहां पे उसका लोन। हाँ सर, जैसे आपने हायर परचेज में पढ़ा था, क्या हो सकता है ना गाड़ी को किस्तों पे ले रखा हो, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे कहता हूँ उस असेट्स को 2 सेगमेंट यूज कर रहे हैं। उस ट्रक है, मान लिया मदर डेयरी के पास एक ट्रक है जो दूध भी डिलीवर करता है और दही भी डिलीवर करता है, तो वो दिन में तो दूध को डिलीवर करता है और रात में बेटे दही को डिलीवर करता है, ट्रक चलता रहता है। तो आप मुझे बताओ, वो सेगमेंट बेसिस पर हम अलोकेट कर सकते हैं कि नहीं? रीजनेबल बेसिस पर यस कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरी बात, क्या हम उसको उसका उसकी जो लायबिलिटी है, जो उसकी किस्तें हैं, जो उसका उधार उसको जो चल रहा है लोन, उसको भी हम सेगमेंट वाइज बांट सकते हैं? बिल्कुल भाई, 12 घंटे वो उसके लिए काम कर रहा है, 12 घंटे उसके लिए काम कर रहा है, तो हम उसको एक रीजनेबल बेसिस बांट सकते हैं, बिल्कुल। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज है इसके? कुछ सारे एग्जांपल बताओ। सिर्फ ट्रक ही बताया आपने तो, सिर्फ ट्रक चलाया है। आइए जरा मैं बात करता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो मैं लिख रहा हूँ फटाफट से, काफी सारे एग्जांपल आप लिखते जाइएगा। आइए जरा, एग्जांपल्स। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है एएस, ठीक है ना, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे कल मेरे साथ में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये एएस कितना इंपॉर्टेंट है। आइए जरा, एग्जाम में क्वेश्चन आए लगातार पिछले 2 अटेम्प्ट में, रिसीवेबल्स और लोन। एक काम करो, फुल स्क्रीन करके फटाफट से लिखाता हूं, आप लिखते जाओ फटाफट से, ठीक है। रिसीवेबल्स कोमा लोन्स कोमा इन्वेस्टमेंट्स कोमा इंटरेस्ट कोमा डिविडेंड जनरेटिंग असेट्स। बताओ डिविडेंड जनरेटिंग असेट्स क्या होगी? सर सीधा सीधा लिख दो ना सर, शेयर्स। हाँ वही तो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, है ना। बी, डेप्रिशिएशन, सॉरी डेप्रिशिएबल assets। सी, ऑपरेटिंग assets। शेयर्ड, जो मैंने आपसे कहा था, शेयर्ड शेयर्ड बाय 2 segments, 2 segments या 2 नहीं, मोर कर दो,
2 or more segments, 2 or more segments when reasonable basis for allocation exists. इधर बेटा एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, इसमें एक ही आएगा, इंटरेस्ट बियरेबल सिक्योरिटीज या लायबिलिटीज, इंटरेस्ट बियरेबल या इंटरेस्ट बियरिंग, इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज। भाई किसी सेगमेंट में पैसा यूज कर रहे हैं लोन लेकर, ठीक है, यस। अब इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या चीज है ऐसी जो नहीं आएगी किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में। आइए जरा एक्सक्लूड भी पढ़ लेते हैं। हम किसी सेगमेंट की असेट्स और सेगमेंट की लायबिलिटीज कब नहीं मानेंगे, इन चीजों को नहीं मानेंगे। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। वो वाली असेट्स जो यूज की जा रही है, यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, जनरल हेड ऑफिस पर्पस, एचओ पर्पस। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पार्टिकुलर यूज हो रहा है ना बेटा। अब जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉफिट लॉस के अंदर तो सर इनकम टैक्स भी होता है, अब वो उसमें कैसे करोगे, है ना, या फिर टीडीएस हो गया एक्सेट्रा। नंबर 3 किसको हम शामिल नहीं करेंगे भाई रेवेन्यू के असेट्स या लायबिलिटीज में। आइए जरा, लो जी, चलो इतने एग्जांपल बहुत है, अब उधर लिखते हैं लायबिलिटीज के एग्जांपल। भाई जैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटीज है, किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर थोड़ा ना बेस्ड है वो, तो ओवरऑल पे आती है। when borrowings or other liabilities incurred, क्या कहा, incurred for financial purpose, financial purpose, financial purpose, तब भी हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, आइए जरा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, लो जी। अब अगली बात, अब आ गई हमारी अगले वाली बात। हेडिंग डालिए, कौन सा हेडिंग डालेगा अब? अभी तक हमारा था 6 नंबर, अब है बेटा 7 नंबर, नंबर 7 आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी आ जाता हूं, साथ साथ में लिखिए आइडेंटिफिकेशन, प्लीज मेरे साथ साथ नोट करना। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसी सेगमेंट को हम लोगों को सेपरेटली रिपोर्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। भाई किसी को हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये इसको अलग से रिपोर्ट करो, रिपोर्टेबल सेगमेंट। लिखिए रिपोर्टेबल segment is identified on the basis of बेटे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। मैंने अभी आपको बताया था
क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना हर जगह पे 10% का क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट रिवेन्यू कंडीशन। भाई सेगमेंट रिवेन्यू की कंडीशन के बेस पर क्या मतलब, अगर किसी भी सेगमेंट का रिवेन्यू 10% है, इफ 10% रिवेन्यू है ऑफ पार्टिकुलर सेगमेंट, अगर किसी पार्टिकुलर सेगमेंट का रिवेन्यू जो है वो 10% है, इफ 10% रिवेन्यू ऑफ टोटल, इसको टोटल करेंगे ना, इफ 10% रिवेन्यू ऑफ, या इसको तरीके से लिखते हैं, रुको, if in a segment, if in a segment, in a particular segment, there is revenue at least 10% of total revenue, total revenue of all segments। अगर भाई टोटल सेगमेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज लेंगे तो ए बी सी डी सब प्रोडक्ट्स का टोटल जो सेल आई, उस सेल का टोटल सेल्स का 10% सेल किसी पार्टिकुलर सेगमेंट की है, तो वो अलग से रिपोर्टेबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी है भाई? दूसरी कंडीशन है सेगमेंट रिजल्ट्स बेसिस, रिजल्ट कंडीशन। अगर भाई आपने सेगमेंट के रिजल्ट की कंडीशन के बेस पे बात की, देखिए, इफ इन ए पार्टिकुलर सेगमेंट there is result which is at least 10% of higher of followings, higher of following absolute amount, एब्सोल्यूट अमाउंट। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट है, ध्यान रखना एब्सोल्यूट मतलब माइनस प्लस की फिगर हटा करके सोचना है। अच्छा, एग्जैक्ट बस फिगर्स पे ध्यान देना है, किस किस का, कि इन दोनों में से जो हायर है, ठीक है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। आइए जी, क्या है जी, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, अगर पार्टिकुलर सेगमेंट में जो रिजल्ट है वो कम से कम 10% है टोटल का, टोटल का मतलब बेटे एब्सोल्यूट अमाउंट का। ठीक है, क्या सर किस चीज का 10% देखेंगे भाई? अगर हम देखें ऑल सेगमेंट्स, ऑल सेगमेंट्स मैंने 2 बार लिखा, ध्यान से सुनना, ऑल सेगमेंट्स, ऑल सेगमेंट्स कंबाइंड सब सेगमेंट के रिजल्ट को जोड़ दो। ध्यान से, किसका रिजल्ट को जोड़ दें सर? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई, प्रोडक्ट एफ, मान ले कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से जिन जिन प्रोडक्ट में प्रॉफिट है तो उनके प्रॉफिट को जोड़ दो। ऑल सेगमेंट्स कंबाइंड प्रॉफिट
उन सब का कंबाइन कर दो, जिन जिन में प्रॉफिट है उन सब का टोटल कर दो, फिर उसका, या फिर जो सबका कंबाइन में लॉस हो उन सबको कंबाइन कर दो, जितने भी सेगमेंट ऐसे हैं जिन जिन में लॉस है उन सबको कंबाइन कर दो, और इन दोनों में से जो हायर है, किसमें, प्रॉफिट और लॉस, जो दोनों में हायर है उसको देख लो, फिर उसका 10% करो। तो जो भी ऐसा सेगमेंट होगा जहां पर नेट प्रॉफिट या लॉस कम से कम उस 10% के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता होगा, वो सेगमेंट अलग से रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, लेकिन कल, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा क्या है, इस एएस को मैंने ना 2 पार्ट में बांट रखा है। क्या है कि ये एएस ना टोटली थ्योरेटिकल लगता है बच्चों को, लेकिन इसको थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं आराम से। उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग ना न्यूमेरिकली एक बेस बना लेंगे, मतलब इस एएस के 2 पार्ट कर लेंगे। आज टोटल थ्योरी समझ लो, कल टोटल प्रैक्टिस समझ लो, 1-1 घंटे का 2 पार्ट है ना। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका वो क्या है जी, थर्ड पार्ट है जी इसका, ये है जी, बताइए जी क्या है सर जी। लो जी, जो थर्ड पार्ट है वो है इसका सेगमेंट assets conditions, सेगमेंट assets conditions। अगर भाई किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में इफ इन ए पार्टिकुलर segment at least 10% assets, या मैं कहूं in a particular segment there is assets which is at least 10% of total assets of all segments, तो हम मानेंगे कि वो सेगमेंट भी सेपरेटली रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ठीक है जी, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बस बेटा अब तो इस एएस में ना क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, और मजा तभी है जब हम तरीके से इस एएस को करें। आज आप इस सारे एएस को पढ़ना, जितनी भी हमने थ्योरी यहाँ पे कवर की है, ठीक है। कल हम लोग इसी में ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप एक बार प्लीज इसकी थोरो रीडिंग करना। देखिए हमारा जो एएस है ये रहा जी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ जी बेटे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आईसीआई के स्टडीमेट के हैं सारे के सारे। तो आप क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। ये A7 आ गया भाई, A17 कहाँ है भाई, एक मिनट को, ये 20 आ गया, AS20, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। AS19 आ गया है, AS19 से पहले लो जी AS18, फिर AS17, ये रहा जी। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मतलब आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, मैं सारे कल कराऊंगा, लेकिन आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आप ट्राई करेंगे। जैसे देखो एक इलस्ट्रेशन है, ये इसमें क्या कह रहा है कि भैया 6 सेगमेंट्स हैं। कितने, 6 सेगमेंट्स है, किसी भी बिजनेस की 6 सेगमेंट्स है। किस बेस पे इसने डिसाइड कर रखा है, क्या इसने एरिया वाइज किया, नहीं, MNOPQR, यानी बेटा इसने प्रोडक्ट वाइज किया। तो ये कौन सा सेगमेंट है, ये है बेटा बिजनेस सेगमेंट। कौन सा, बिजनेस सेगमेंट। आइए, और इसमें हर सेगमेंट की इसने असेट्स, हर सेगमेंट का नेट प्रॉफिट और लॉस, हर सेगमेंट का रेवेन्यू आपको बताया बेटे, साथ साथ में इसका टोटल भी करके दिखाया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो सेपरेटली रिपोर्टेबल है। तो आप क्या करोगे, इस टोटल का 10% करोगे, फिर देखोगे उस कौन से सेगमेंट में वो 10% फिट होता है। जैसे टोटल हो गया कितना, 200, 200 का 10% कितना होता है बताओ, असेट्स की मैं बात करूं, 10% सर हो गया 20। तो जहां जहां पर 20 की असेट्स है वो सेपरेटली रिपोर्टेबल है। जैसे एम में है, हाँ जी है,
एन में है, हाँ जी है, इसमें है, हाँ जी 20 यहाँ पर भी है, हाँ जी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 20 से कम की असेट्स है तो ये सेपरेटली रिपोर्टेबल नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, साइड में उठा के रखते रहेंगे, भाई इसकी रिपोर्ट अलग से जाएगी। अब तीन में से कोई एक कारण लगेगा, तीन में से कोई एक, या तो रिजल्ट का या रेवेन्यू का या असेट्स का, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसको साइड में उठाते रहेंगे, भाई तेरी रिपोर्टिंग अलग से होगी, तेरा रेवेन्यू, तेरा एक्सपेंस, तेरा प्रॉफिट लॉस अलग से बताया जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हमें कैसे करना है, सेगमेंट वाइज करना है। वो सेगमेंट किस बेस पे डिसाइड होंगे, 10% ऑफ असेट्स, रेवेन्यू या रिजल्ट के बेसिस पर। ठीक है, ये है जी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था, सिर्फ और सिर्फ इतना कि भाई उसको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा। आइए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरा मन तो कर रहा है मैं आज ही क्वेश्चन करा दूं, पर अगर लाइव में होते तो मैं करा देता, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैं जरा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए। आपको भी मौका मिलना चाहिए ना तरीके से करने का। जिससे ये देखो सामने आप लेटेस्ट देखो क्वेश्चन एग्जाम का क्या है, सेम क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो स्टडी मैट का, वही तो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है कि एएस में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, एग्जाम में आपके सामने देखिए। तो किसी भी एएस को बेटे हल्के में मत लेना, और 20 नंबर रखे रखाए हैं जाते ही मिलने वाले, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसे जैसे मैं कहूंगा आपसे, जैसे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल क्लास ओवर करता हूँ। ओके देन, मिलते हैं, बाय बाय बेटा, अगली क्लास में मिलेंगे।